नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी इनसाइट पे। दोस्तों, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा एमसीक्यूज विच आर बेस्ड ऑन द प्रीवियस वीडियो, जो थी हमारी लॉ ऑफ सप्लाई। तो आज इस वीडियो में हम कुछ एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। दोस्तों, कई बार हमने ऐसा देखा है कि एग्जामिनेशन में इतने इमेंस प्रेशर में आता हुआ क्वेश्चन भी कई बार हम गलत करके आ जाते हैं। द रीजन बीइंग लैक ऑफ प्रैक्टिस, राइट। तो कोशिश करेंगे इन वीडियोस के दौरान, इन वीडियोस के थ्रू हम जितने से ज्यादा प्रैक्टिस जो है वो करें। जितने भी टॉपिक हमें थ्रू आउट द सिलेबस दिए गए हैं, उन सभी से टॉपिक्स का हम मैक्सिमम जो रिवीजन है वो करें, और उसके बाद एमसीक्यूज प्रैक्टिस भी करें, सो दैट व्हाइल सिटिंग इन द एग्जामिनेशन हमारा कोई भी क्वेश्चन गलत ना होने पाए। तो चलते हैं। तो दोस्तों, जो टॉपिक है वो है लॉ ऑफ सप्लाई के जो एमसीक्यूज हैं। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके अपने जो आंसर हैं वो कहीं साइड पर नोट डाउन करके रख सकते हैं, सो दैट जब आप करेक्ट एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आप ये रियलाइज करेंगे कि आपका अगर आंसर सही था तो व्हाट वाज द रीजन, क्या रीजन था सही था, और अगर गलत था तो क्या रीजन था कि आपका क्वेश्चन गलत था, राइट। विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि वट एवर पॉइंट ऑफ व्यू आर वी आर हैविंग, अगर सही है तब तो दैट इज फाइन, बट अगर गलत है तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी गलती कहाँ थी, राइट। तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन जो आप देखने जा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्यूरेटली डिफरेंशिएट बिटवीन सप्लाई एंड क्वांटिटी सप्लाइड। क्वांटिटी सप्लाइड और सप्लाई के बीच में क्या चीज है जो उन दोनों को डिफरेंशिएट करती है। यहाँ पे आपको चार ऑप्शन जो है वो दिए गए हैं। ऑप्शन ए जो है वो आप देख सकते हैं, सप्लाई रिप्रेजेंट द क्वांटिटी ऑफर्ड एट अ पर्टिकुलर प्राइस, which while quantity supplied represent the total quantity offered at all price. ऑप्शन बी है आपका, सप्लाई इज अ पॉइंट ऑन द सप्लाई कर्व, whereas quantity supplied is a schedule of all the quantities offered for sale. सी ऑप्शन है आपका, supply represents the relationship between price and the quantity supplied over a time period, whereas quantity supplied refer to the quantity firms are willing to sell at all the specific price. और फोर्थ ऑप्शन है आपका, क्वांटिटी सप्लाइड इज अ फ्लो कंसेप्ट while सप्लाई इज अ स्टॉक कंसेप्ट। तो दोस्तों, आप अपना आंसर जो है वो साइड पे लिख सकते हैं। प्लीज ध्यान से ये सारे ऑप्शंस पढ़ना, क्योंकि इसी तरीके के कई बार क्वेश्चंस जो है वो हमें एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। तो आई होप आपने आंसर जो है वो अपना लिख लिया होगा। इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। अब ऑप्शन सी जो है वो क्या कह रहा है, सप्लाई रेफर टू द एंटायर शेड्यूल और रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इट इज अ फ्लो कंसेप्ट, राइट। फ्लो कंसेप्ट आई होप आपको पता होगा, लास्ट टाइम हमने वीडियो में डिस्कस किया था, एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय द एंटायर सप्लाई कर्व, वेयर एज क्वांटिटी सप्लाइड on the other hand refer to the amount of the commodity firms are willing and able to sell at a particular price, राइट। तो किसी भी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे जो फर्म जो है, इफ दे आर विलिंग एंड एबल टू सप्लाई अ पर्टिकुलर कमोडिटी एट अ पर्टिकुलर प्राइस, दैट इज द क्वांटिटी सप्लाइड। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट हमें यहाँ पे दी गई हैं और हमें इनमें से, इन ऑप्शंस में से हमें चूज करना है विच इज द राइट आंसर। पहली आपको स्टेटमेंट दी गई है, फॉर नॉन पेरिशेबल कमोडिटीज स्टॉक एंड सप्लाई आर ऑलवेज इक्वल। सेकेंड आपको दिया गया है, supply always must always be equal to the quantity actually sold in the market. थर्ड आपको दिया गया है, supply is influenced by producer willingness to sell based on price. और फोर्थ ऑप्शन दिया गया है, quantity supplied at a given price can exceed the quantity actually sold. We have to choose the correct answer, right? I hope आपने इसका आंसर जो है कहीं ना कहीं साइड पे नोट डाउन कर लिया होगा। चल देखेंगे इसका सही। दोस्तों, सही जो आंसर है दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर रहेगा। एक एक करके हम सारी स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करेंगे। फॉर नॉन पेरिशेबल गुड्स स्टॉक एंड सप्लाई में डिफर। ठीक है, नॉन पेरिशेबल गुड्स के लिए स्टॉक और सप्लाई जो है वो डिफर कर सकती है। इफ प्राइस आर लो, प्रोड्यूसर में विद होल्ड सप्लाई ऑफ द स्टॉक। ठीक है, नॉन पेरिशेबल आई होप आपको पता होगा दैट वी कैन स्टॉक फॉर अ मच लॉन्गर टाइम, जिनको हम काफी देर तक स्टोर करके रख सकते हैं, दे आर नॉन पेरिशेबल गुड। ठीक है, तो दिस इज इनकरेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड इज द क्वांटिटी सप्लाइड रेफर टू व्हाट प्रोड्यूसर इंटेंड टू सेल। ठीक है, क्वांटिटी सप्लाई क्या है, व्हाट प्रोड्यूसर वांट टू सेल एट अ पर्टिकुलर प्राइस, नॉट व्हाट इज एक्चुअली सोल्ड। ठीक है, वो क्या बेचना चाहता है,
राइट, ना कि उसने उसने क्या बेचा। द टू में डिफर ड्यू टू द लैक ऑफ द डिमांड, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस जो है वो कब पैदा होगा, व्हेन देयर इज लैक ऑफ डिमांड, ठीक है। आपको पता है कि सप्लाई में क्या है, व्हेन द प्राइसेस विल इंक्रीज द क्वांटिटी विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज, ठीक है। तो इसमें क्या है, सेकेंड वाला ऑप्शन भी आपका गलत रहेगा। थर्ड ऑप्शन आपका बोलता है द सेलर may offer more from their stock if the price is high, showing the role of willingness based on price। ये तो हमें पता है कि अगर प्राइसेस बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर जो है वो क्या कहेगा कि ज्यादा से ज्यादा जो मैं सप्लाई जो है वो मार्केट में करूं, ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सकूं, राइट। तो थर्ड वाली स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। देन कमिंग टू फोर्थ स्टेटमेंट, द पैसेज मेंशन, अच्छा यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो क्या मेंशन कर रहा है, द क्वांटिटी प्रोड्यूसर प्लान टू प्रोड्यूस एंड सेल मे बी ग्रेटर देन व्हाट ही एक्चुअली सोल्ड, ठीक है। आपने देखा होगा कई बार मतलब कि जितने भी जो प्रोड्यूसर जो है वो प्रोड्यूस करेगा, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू द डिमांड, राइट। ही विल ट्राई टू प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल एंड ही विल ट्राई टू सेल एज मच एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई कर पाएगा, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन रहेगी और ज़्यादा से ज़्यादा वो सप्लाई करना चाहेगा मार्केट में, सो दैट ही कैन अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट, राइट। तो ये जो है आपका ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 4, ये भी आपकी सही रहेगी। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द कंसेप्ट ऑफ द सप्लाई स्टॉक एंड क्वांटिटी सप्लाई। एक एक करके इसमें यहाँ पे देखेंगे हम इन सभी का क्या मीनिंग दिया गया है और लॉ ऑफ सप्लाई, ठीक है, सप्लाई के रिगार्डिंग इनका क्या इंपॉर्टेंस है या क्या इनका मीनिंग है। स्टॉक always represent the same quantity of supply regardless of the type of the commodity, ये है आपका पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है आपका supply is the flow concept and must be specified over a given period of time, ठीक है। अगर आपने लास्ट टाइम की जो वीडियो है वो देखी होगी, यू मस्ट बी नोइंग व्हाट इज फ्लो कंसेप्ट, राइट। इसके बाद जो आपका थर्ड ऑप्शन है, क्वांटिटी सप्लाइड एट अ गिवन प्राइस मे एक्सीड द क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड इन द मार्केट, ठीक है। जो क्वांटिटी सप्लाइड है, जो क्वांटिटी वो सप्लाई करना चाहता है जो प्रोड्यूसर, वो कई बार क्या होती है एक्चुअली में, क्वांटिटी एक्चुअली सोल्ड जो है उससे कई बार एक्सीड कर जाती है। जितनी सोल्ड हुई है उससे ज़्यादा जो है वो हम सप्लाई कर देते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस जो हैं वो बढ़ते हैं, तो जो प्रोड्यूसर है वो भी क्या कोशिश करेगा, ज़्यादा सप्लाई करने की, ठीक है। तो जितना बिका है वो उससे ज़्यादा सोल्ड करता है, सो दैट अगर डिमांड और बढ़ती है उस प्राइस पे तो उस पे वो और ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो अर्न कर सके। फोर्थ आपका ऑप्शन है, सप्लाई एंड स्टॉक आर आइडेंटिकल फॉर पेरिशेबल कमोडिटी, ठीक है। सप्लाई और स्टॉक जो है वो पेरिशेबल कमोडिटी के लिए आइडेंटिकल है, दैट मींस दैट इज सेम। नाउ यू गो थ्रू ऑल दीज ऑप्शंस। ऑप्शन वन है आपका कि विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शन वन है आपका 1 2 एंड 3 कि 1 2 3 करेक्ट है। देन वी हैव 2 3 4, दीज आर करेक्ट। 1 एंड 4 आर करेक्ट, 2 एंड 4 आर करेक्ट, राइट। तो लेट्स सी व्हाट इज द ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही रहेगा इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों। यहाँ पे जो स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट जो दी गई है वो गलत है। सेकंड स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो सही रहेगी। यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक एंड सप्लाई, सप्लाई और स्टॉक के बीच में जो डिफरेंस है, स्पेशली फॉर द नॉन पेरिशेबल गुड वेयर स्टॉक में विद हेल्ड डिपेंडिंग ऑन द प्राइस, ठीक है। तो ये जो है वो आपका गलत है, क्योंकि वहाँ पे आपने वहाँ पे दिया गया है स्टॉक और सप्लाई हर एक तरह के आइटम के लिए सेम है, दैट इज रॉन्ग। दूसरा आपका सप्लाई इज डिस्क्राइब्स एज अ फ्लो कंसेप्ट। फ्लो कंसेप्ट हमने लास्ट वीडियो में देखा था, वो बोल रहा है सप्लाई जो है वो डिस्क्राइब किया जाता है फ्लो कंसेप्ट, इट रेफर टू द क्वांटिटी ऑफर्ड पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। मतलब कि विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम जो है वो आपको सप्लाई दिया गया है कि कितनी सप्लाई जो होगी विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम होगी, राइट। दैट मीन्स स्टेटमेंट नंबर सेकंड इज करेक्ट। इसके बाद है आपकी स्टेटमेंट थर्ड, द क्वांटिटी प्रोड्यूसर इंटेंडेड टू सेल मे एक्सीड द एक्चुअल सेल इफ डिमांड इज लो। दिस, तो यहाँ पे दिया गया है द क्वांटिटी प्रोड्यूसर इंटेंडेड टू सेल, ठीक है। जो क्वांटिटी प्रोड्यूसर जो सप्लाई करना चाहता है मे एक्सीड द एक्चुअल सेल, ठीक है। एक्चुअल सेल जो है उससे कई बार एक्सीड कर जाती है इफ डिमांड इज लो, ठीक है। अगर उस चीज़ की डिमांड लो होगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करने लगेगा, क्योंकि जैसे ही अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली उसका जो डिमांड है वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा, और जब उसके ऊपर डिमांड पे इफेक्ट पड़ेगा तो उसका जो कंजप्शन है उस एक पर्टिकुलर कमोडिटी का वो कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारा प्रोडक्शन है वो क्या हो जाएगा, एक्सीड हो जाएगा
किसके एक्सीड हो जाएगा? द डिमांड विच इज देयर इन द मार्केट, ठीक है। दैट मीन ऑप्शन नंबर थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट। देन वी हैव स्टेटमेंट नंबर फोर, फॉर पेरिशेबल गुड्स supply stock are effectively the same because unsold good cannot be stored for later सेल, ठीक है। पेरिशेबल गुड्स के लिए सप्लाई और जो स्टॉक है वो सेम रहेगा, बिकॉज जो अनसोल्ड गुड है वो हम मतलब कि ज़्यादा देर तक उनको होल्ड करके नहीं रख सकते। दैट मीन्स हेयर ऑप्शन नंबर फोर इज ऑल्सो करेक्ट। सो तीनों जो स्टेटमेंट है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आर करेक्ट। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन स्टॉक एंड सप्लाई, ठीक है। स्टॉक और सप्लाई के बीच में कौन मतलब कि इनमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन करती है? स्टॉक इज डिटरमिन्ड बाय मार्केट डिमांड, whereas supply is determined by the producer cost. Second option है आपका stock is the total quantity available for sale, while supply is the quantity actually offered in the market, influenced by price condition. Third हमारा ऑप्शन है stock refers to good brought to market and supply refer to good stored for future use. इसके बाद डी ऑप्शन हमारा stock and supply are interchangeable terms and can be used synonymously in the economic analysis. राइट, आई होप आपने ये सारे ऑप्शंस पढ़े होंगे। चलते हैं हमारे इसके सही, तो चलते हैं इसके सही आंसर पे, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टॉक इज द टोटल पोटेंशियल वॉल्यूम ऑफ द कमोडिटी दैट कैन बी स्टोर, दैट कैन ऑफर फॉर सेल एट अ शॉर्टर नोटिस, ठीक है। तो स्टॉक क्या है? पोटेंशियल वॉल्यूम जो कि हम कभी भी सप्लाई कर सकते हैं इन द मार्केट, ठीक है। स्टोर करके रखा हुआ और कभी भी मार्केट में हम उसको लेके आ सकते हैं बेचने के लिए। बट सप्लाई इज द पोर्शन एक्चुअली ब्रॉट टू द मार्केट बेस्ड ऑन अ प्रिवेलिंग प्राइस कंडीशन। सप्लाई क्या है? वो कमोडिटीज जो कि ऑलरेडी हमारी मार्केट में प्रेजेंट हैं, हमारे प्रेजेंट के प्राइस कंडीशन को देख के, राइट। सो दस स्टॉक इज पोटेंशियल सप्लाई while supply is realized और actual offering, ठीक है। तो पोटेंशियली हम कितना सप्लाई कर सकते हैं वो आ गया हमारा स्टॉक, और सप्लाई क्या है? जो एक्चुअली हम मार्केट में जो ऑफर कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी, ऑप्शन ए आप यहाँ देख सकते हैं, डिमांड डज नॉट डिटरमिन स्टॉक एंड कॉस्ट अलोन डू नॉट डिटरमिन सप्लाई, ठीक है। डिमांड जो है वो स्टॉक नहीं डिटरमिन कर सकती, और जो कॉस्ट है वो भी सप्लाई को डिटरमिन नहीं कर सकती। ऑप्शन सी आप देख सकते हो, सप्लाई इज नॉट स्टोर्ड, इट इज व्हाट ब्रॉट टू मार्केट। सप्लाई जो है वो स्टोर नहीं है, सप्लाई क्या है? वो कमोडिटी जो आप मार्केट में लेके आए हो। और डी क्या है कि सप्लाई एंड स्टॉक आर नॉट द सेम, स्पेशली फॉर द नॉन पेरिशेबल। अभी आपने देखा कि पेरिशेबल और नॉन पेरिशेबल के लिए हमने क्या देखा था? नॉन पेरिशेबल के लिए स्टॉक और सप्लाई एक जैसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि नॉन पेरिशेबल हम स्टॉकिंग करके रख सकते हैं और उसको बाद में भी सप्लाई कर सकते हैं। इसका सबसे अच्छा एक जो हमारा एग्जाम्पल रहेगा दैट इज अनियन, ठीक है। आपने देखा होगा किस तरह से अनियन की जो स्टॉकिंग करके रखते हैं, और जैसे ही उसके प्राइजेस जो है वो हाई होते हैं उस टाइम पे इमीडिएटली सप्लाई जो है वो बढ़ा दी जाती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो सेल्स है वो बढ़ाई जा सके, जिसकी वजह से प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज किया जा सके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव, इन ए पर्टिकुलर ईयर द फार्मर एक्सपीरियंस ड्राई वेदर, if all other factor remain same, the supply curve of wheat for farmer will shift to dash direction, ठीक है। एक पर्टिकुलर एयर में हमें बोला गया है कि देयर इज अ ड्राई स्पेल, बारिश ज्यादा नहीं है, पानी की कमी है, और इस वजह से क्या है कि द सप्लाई कर्व ऑफ द फार्मर किस तरफ जो है हमारा सप्लाई कर्व जो है वो शिफ्ट होगा, दिस वी हैव टू टेल वेदर इट विल गो डाउनवर्ड, वेदर इट विल गो राइटवर्ड, वेदर इट विल गो लेफ्टवर्ड, और नन ऑफ द, राइट। अब इस चीज को समझने के लिए हम चलते हैं हमारे अगली स्लाइड पे। आई होप आप सभी ने अपना आंसर जो है रिजर्व कर लिया होगा। तो करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द लेफ्टवर्ड शिफ्ट। नाउ व्हाई लेफ्टवर्ड शिफ्ट अभी देखेंगे। व्हेन फार्मर एक्सपीरियंस ड्राई वेदर, जब ड्राई वेदर है, क्रॉप यील्ड जो है वो डिक्रीज हो जाएगी ड्यू टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ द वाटर, पानी की कमी की वजह से जो क्रॉप की जो प्रोडक्शन है वो भी घट गई, लीडिंग टू रिडक्शन इन द क्वांटिटी ऑफ द वीट प्रोड्यूस। और अब अगर प्रोडक्शन जो है वो ही कम है, तो उस केस में जितना मर्जी आप प्राइस जो है वो बढ़ा के बता दें, जो प्रोडक्शन है वो लिमिटेड है, जिसकी वजह से आप जो है और ज्यादा उसको सप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। और ज्यादा आप
मार्केट में उसको, उस चीज को जितने मर्जी आप कॉस्ट बढ़ा लें, आप उसकी सप्लाई नहीं बढ़ा सकते ड्यू टू द अनकंट्रोल्ड condition, that is a dry weather. ठीक है, so there will be left shift of the supply curve, which mean less supply of every at every price level. हर एक प्राइस लेवल पे आपको क्या मिलेगा, जो सप्लाई है वो कम मिलेगी. वेयर एज राइटवर्ड शिफ्ट वुड इम्प्लाई मोर सप्लाई. अगर राइटवर्ड शिफ्ट हम देखेंगे तो दैट मीन्स इट इज देर विल बी मोर सप्लाई. वेयर एज द डाउनवर्ड मूवमेंट, ठीक है, डाउनवर्ड मूवमेंट तभी होगी अलोंग द सप्लाई कर्व व्हेन देयर विल बी चेंज इन द प्राइस. अगर प्राइसेस में चेंज होता है तो देन देयर विल बी मूवमेंट अलोंग द सप्लाई कर्व. ये तो हमें पता है कि अगर सेम सप्लाई कर्व पे अगर मूवमेंट हो रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ द चेंज इन द प्राइस, राइट. उसका प्रोडक्शन से कोई भी लेना देना नहीं है कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है, उस चीज से कोई भी कंसर्न नहीं है, राइट. वेर एज वी आर कंसर्न विद द फोर्थ ऑप्शन, नॉन ऑफ द अबव, ये भी एप्लीकेबल नहीं है. दैट मीन्स द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लेफ्टवर्ड शिफ्ट. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 आप देखेंगे, which of the following is the best example of the law of supply. अब माय डियर फ्रेंड्स, आप इन सभी ऑप्शंस को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि कई बार क्या है, माइन्यूट से माइन्यूट जो है वो चेंजेस दिए गए होते हैं, जिसकी वजह से कुछ ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है उस टाइम पे कोई एक ऑप्शन ढूंढना. सो इट इज बेटर कि यू विल गो थ्रू ऑल दीज ऑप्शन वेरी केयरफुली. First of all, we will go with option A. When the price of the commodity fall, its quantity supplied increase, ceteris paribus. When the price of option number B जो है, when the price of the commodity rise, the quantity supply decrease, other thing being equal. Now option number C, when the price of the commodity rise, the quantity supplied increase, assuming other factor remain unchanged. And option number D is the supply of the commodity always remain constant regardless of its price. ठीक है, आप कोशिश करो इसे खुद समझने की, ठीक है. एंड वन बाय वन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कि कौन सा यहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि जो हमारा आंसर हो सकता है. फर्स्ट में उसमें बोला है, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी फॉल, जब कमोडिटी के प्राइस जो हैं वो फॉल होंगे, इट्स क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, क्वांटिटी इंक्रीज हो जाएगी. ऐसा तो नहीं हो सकता. व्हेन यू आर एक्टिंग एज अ प्रोड्यूसर, ठीक है, थिंक योरसेल्फ, यू आर बीइंग अ प्रोड्यूसर, तो आप कम दाम पे कोई भी सामान बेचना पसंद नहीं करोगे, राइट. उसके बाद आप ऑप्शन बी पे चलोगे, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज, ठीक है, किसी भी कमोडिटी के जब प्राइस प्राइस जो है वो बढ़ जाएंगे, तो उस टाइम पे तो क्वांटिटी सप्लाई डिक्रीज. अगर प्राइस बढ़ जाएगा तो क्वांटिटी आप कम क्यों बेचोगे, है ना. यू मस्ट बी प्रॉफिट ओरिएंटेड फर्म, है ना. कोई भी हमारी फर्म है दैट इज प्रॉफिट ओरिएंटेड, तो वो क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करने के लिए वो क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी भी बढ़ाएंगे, क्वांटिटी तो कम नहीं करेंगे. दैट मीन दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. ठीक है, फर्स्ट इज ऑल्सो रॉन्ग एंड सेकंड इज ऑल्सो रॉन्ग. नाउ मूविंग टू ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज, किसी भी कमोडिटी का जब प्राइस बढ़ेगा, द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज, right. Quantity supply increase assuming other factor remain unchanged. This is very important, assuming other factor remain unchanged. ठीक है, हो सकता है कई बार आपको यहाँ पे इसकी जगह कुछ और भी दे दिया जाए, then in that case you have to again go through all the options which are given. इसके बाद ये वाला आप एक कंडीशन ध्यान रखेंगे कि व्हेन द प्राइसेस विल इंक्रीज, क्वांटिटी विल इंक्रीज. और लास्ट आपको ऑप्शन दिया गया है, द सप्लाई ऑफ द कमोडिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द प्राइस. सप्लाई जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चाहे प्राइस कैसा भी हो. दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट, राइट. तो दैट मीन्स जो आपका सही ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, व्हेन द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइज, द क्वांटिटी सप्लाइड इंक्रीज अज्यूमिंग अदर फैक्टर रिमेन अनचेंज. ठीक है, अब ये सब क्यों हुआ, बिकॉज देयर इज अ डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड द क्वांटिटी. प्राइस और क्वांटिटी के बीच में देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन. ठीक है, व्हेन द प्राइस विल गो अप, क्वांटिटी विल गो अप, राइट. एवरीथिंग रेस्ट एवरीथिंग विल रिमेन कांस्टेंट. तो ये जो है दैट इज वाई, ये एक पॉजिटिव जो हमारा रिलेशन होने की वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व है दैट विल ऑलवेज मूव अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ठीक है, लेफ्ट से राइट, हाँ, पॉजिटिव रिलेशन होने की वजह से जो हमारा सप्लाई कर्व है वो हमेशा क्या करेगा, अपवर्ड जाएगा टुवर्ड्स राइट. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा. नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7, द लॉ ऑफ सप्लाई मे नॉट होल्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन. माय डियर फ्रेंड्स, आप देखना यहाँ पे कई बार क्या होता है, हम क्वेश्चन जल्दबाजी में पढ़ने
जब जाते हैं तो उस टाइम पे कई ऐसे वर्ड इंपॉर्टेंट जो है हम छोड़ देते हैं। हेयर ही इज टॉकिंग अबाउट नॉट होल्ड अंडर द फॉलोइंग मार्केट कंडीशन, राइट। तो सबसे पहला हमें ऑप्शन दिया गया है कि आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया कि लॉ ऑफ सप्लाई ऐसी कौन सी मार्केट कंडीशन है जहां पे एप्लीकेबल नहीं है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन दिया है, परफेक्ट कंपटीशन वेयर मार्जिनल कॉस्ट आर राइजिंग। ठीक है, एक ऐसी जगह जहां पे परफेक्ट कंपटीशन है और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो बढ़ रही है। दूसरा, कॉम्पिटिटिव मार्केट विद फर्म मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट, एक ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट जहां पे फर्म्स अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर रही हैं। ऑप्शन सी आप देखोगे मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एक ऐसी जगह जहां पे मोनोपोली है या मोनोपोलिस्टिक टाइप ऑफ कंपटीशन है, वहां पे लॉ ऑफ ये सप्लाई एप्लीकेबल नहीं होगा। और हमारा डी ऑप्शन जो है, एन इंडस्ट्री एक्सपीरियंसिंग एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज, एक ऐसी इंडस्ट्री जहां पे एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज हैं, राइट। अब इसका सही ऑप्शन आई होप आप सभी बच्चों ने मार्क कर लिया होगा। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सप्लेनेशन। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज द मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। सो आपको पता है कि मोनोपोली एक ऐसी जगह है जहां पे द प्रोड्यूसर आर द प्राइस मेकर, राइट, प्राइस मेकर। ठीक है, दे मेक द प्राइस अकॉर्डिंगली वेयर दे अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट, एक ऐसा प्राइस जहां पे वो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट कमा सकें। दैट इज अ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और मोनोपोलिस्टिक इंडस्ट्री। अब यहाँ पे दिया गया है द लॉ ऑफ सप्लाई एज्यूम दैट फर्म्स आर प्राइस टेकर। अब लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो क्या कहता है कि जितनी भी फर्म है दे आर प्राइस टेकर। माय डियर फ्रेंड, इसको आप ध्यान से देखना, प्राइस टेकर दैट मीन दे डू नॉट हैव एनी रोल इन मेकिंग द in influencing the price, whereas monopolistic competition में ऐसा कुछ भी नहीं होता, because here they make the price themselves, जहां पे उनको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अब ये क्या कह रहा है, which is only valid in perfectly competitive market। अब लॉ ऑफ सप्लाई जो है वो वहां एप्लीकेबल होगा जहां पे परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगी। इन मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, फर्म हैविंग pricing power and thus the direct relationship between price and the quantity supply may not hold, invalidating the law of supply in such market। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, जो प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन आपस में नहीं बन पाता, जिसकी वजह से लॉ ऑफ सप्लाई जो है इस तरह की मार्केट में एप्लीकेबल नहीं है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे दिया गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री टाइप डज द लॉ ऑफ सप्लाई नॉट अप्लाई इन द लॉन्ग रन। अब यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन दिया गया है लिटिल बिट सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 7, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ पे क्या, किस इंडस्ट्री टाइप में लॉ ऑफ सप्लाई जो है एप्लीकेबल नहीं है, बट हेयर वन मोर थिंग इज देयर, दैट इज इन लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में लॉ ऑफ सप्लाई कौन सी तरह के इंडस्ट्री में एप्लीकेबल नहीं है। नाउ वी विल गो थ्रू द ऑप्शंस विच आर गिवन। आपको पहला ऑप्शन दिया गया है इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री, एक ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे इंक्रीजिंग कॉस्ट है। दूसरा है कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। तीसरा है आपका कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री विद एक्सटर्नल डिसइकोनॉमीज। और उसके बाद है इंडस्ट्री वेयर मार्जिनल कॉस्ट इज राइजिंग। ठीक है, अब आपको ये सारे ऑप्शन दिए गए हैं, गो थ्रू ऑल दीस, ये सभी आपने लास्ट वीडियो में देखे हैं किस तरह से अलग अलग ऑप्शंस जो हैं उनका एक अपना ही मतलब है, राइट। तो आई होप आपने इसका सही जो आंसर है वो मार्क कर लिया होगा। नाउ वी विल सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री। दैट मींस हियर द कॉस्ट विल रिमेन कांस्टेंट, और चाहे जितना मर्जी प्राइस जो है, जितनी मर्जी क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाए, बट द प्राइस विल ऑलवेज रिमेन सेम। प्राइस जो है हमेशा सेम रहेगा, चाहे हमारी क्वांटिटी जितनी भी बढ़ जाए। अब इसने बोला है इन अ कांस्टेंट इंडस्ट्री द एक्सपेंशन ऑफ आउटपुट डज नॉट अफेक्ट इनपुट प्राइस। ठीक है, एक्सपेंशन जो है हम करेंगे तो आपका जो इनपुट प्राइस है उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या टेक्नोलॉजी पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सो फर्म कैन इंक्रीज आउटपुट एट द सेम प्राइस। तो जो फर्म है वो अपना आउटपुट सेम प्राइस पे इंक्रीज कर सकते हैं। सपोज आपको अगर 2 रुपए का प्रॉफिट है, इफ यू आर सेटिस्फाइड विद दैट, तो यू विल बी रिड्यूसिंग द सेम कमोडिटी ऑन द सेम प्राइस। ठीक है, वो जो है आप सेम प्राइस पे वो कमोडिटी आप जितनी मर्जी एक्सपैंड करके सेम प्रॉफिट के साथ आप उसको आगे बढ़ा सकते हो। दिस रिजल्ट इन द हॉरिजॉन्टल लॉन्ग रन सप्लाई कर्व। ठीक है, लॉन्ग रन में ये आपको क्या देगा, एक हॉरिजॉन्टल सप्लाई कर्व देगा, मीनिंग द क्वांटिटी सप्लाई इंक्रीज विदाउट अ राइज इन द प्राइस। बताइए, क्वांटिटी आप जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो, बट देयर विल बी no change in the price. Hence, the law of supply
डज नॉट स्ट्रिक्टली अप्लाई हियर। तो यहाँ पे लॉ ऑफ सप्लाई क्या हो रहा है, फेल हो रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं, इन अ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री इनपुट प्राइस रिमेन अनचेंज एज द इंडस्ट्री एक्सप्लेन। इनपुट प्राइस जो है आपकी लॉन्ग रन में, क्योंकि आपको पता है लॉन्ग रन में स्पेसिफिकली हमें कोई टाइम पीरियड नहीं है दिया होता है। कैन बी 10 ईयर, 20 ईयर, 50, 100 ईयर, राइट। तो यहाँ पे इसकी वजह से हमें क्या दिया गया है, हॉरिजॉन्टल जो है हमारा ग्राफ में दिया गया है, टेक्नोलॉजी रिमेन सेम, दस फर्म कैन एक्सपैंड आउट विदाउट इंक्रीजिंग द कॉस्ट। तो इसी वजह से लॉन्ग रन में क्या है, जब देर इज फिक्स्ड इनपुट कॉस्ट, तो उसमें क्या है, आप विदाउट अपनी प्राइस को बढ़ाए हुए अपनी क्वांटिटी को आप इंक्रीज कर सकते हो विद द same amount of profit. As a result, the long run supply curve is horizontal, indicating perfectly elastic supply. This contradicts the law of supply, which state that as price increase, quantity supply increase, implying as upward sloping curve। ठीक है, जो जैसा कि हमें जनरली बताया गया है कि लॉ ऑफ सप्लाई में क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन एंड द सप्लाई कर्व विल गो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट टुवर्ड्स अपवर्ड। बट यहाँ पे आप देखोगे कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में ऐसा नहीं है। दैट इज व्हाई हम ये कह सकते हैं कि लॉ ऑफ सप्लाई डज नॉट अप्लाई हियर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे दिया गया है हमें द सप्लाई फंक्शन, आपको यहाँ पे सप्लाई फंक्शन दिया गया है, जस्ट मिनट। First of all, yes. Now here we are given with the supply function. हमें यहाँ पे supply function दिया गया है. I'll be writing it here, right? और we have to solve it. अगर आप इसे solve करने की कोशिश करेंगे, represent the quantity supplied of a good where P is the price of the good. तो here P is the price of the good and F is the price of the input. तो F क्या है आपके input? If the price of the good is 30 and the input प्राइस इज 20, व्हाट इज द क्वांटिटी सप्लाई। ठीक है, तो यहाँ पे आपको व्हाट यू हैव टू डू, आपको सिंपली यू विल बी पुटिंग द वैल्यूज। तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 10 + 2 एंड प्राइस में आप वैल्यू पुट करोगे 30 एंड प्राइस ऑफ इनपुट में वी विल पुट द वैल्यू 20। ठीक है, तो यहाँ पे इफ यू विल बी सॉल्विंग दिस यू विल बी गेटिंग 60 जो है वो आपका आंसर होना चाहिए। लेट्स सी व्हाट इज द करेक्ट आंसर। Yes, here you can see the correct answer is 60 units. So I hope you will be able to solve this. इसी तरीके से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो you can easily solve it. Now let's move to question number 10. Question number 10 दिया गया है, which of the following is not a valid assumption of the law of supply to operate? इनमें से कौन सी valid assumption नहीं है? अगर आपको ध्यान होगा हमने कई सारी assumptions जो हैं law of supply में पढ़ी थी। तो यहाँ पे वो बोल रहा है इनमें से कौन सी not a valid, ठीक है, valid नहीं है। सबसे पहले उसने दिया गया है टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट, दूसरा उसने दिया गया है इनपुट प्राइस आर वेरिएबल, तीसरा दिया गया है फर्म एम टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट, और डी वाला दिया गया है द इंडस्ट्री फेस इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कई सारे ऐसे जो लॉ ऑफ सप्लाई है, जनरली भी आपने मोस्टली जितने भी हमारे इकोनॉमिक्स में अजम्पशंस जो ली जाती हैं, मोस्टली उसमें ये देखा गया होता है कि अगर एक चीज के ऊपर हम बात कर रहे हैं, रेस्ट ऑल द अदर थिंग्स वी ट्राई टू कीप कांस्टेंट। ठीक है, उनको हम सेम रखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे अगर, तो टेक्नोलॉजी जो है वो सेम रहेगी। ठीक है, टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर चेंज होगा तो उस वजह से लॉ ऑफ जो सप्लाई है उस पर भी इफेक्ट आएगा, राइट। दूसरा जो है इनपुट प्राइस आर वेरिएबल, वेरिएबल मीन दैट यू कैन चेंज। ठीक है, अगर इफ इट विल चेंज देन व्हाट विल बी द इफेक्ट, whether this is a right assumption or not, right। इसके बाद थर्ड वाला चलोगे, फर्म एम टू मैक्सिमाइज, क्या फर्म जो है वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना चाहती है, और या डी वाले में आप देखोगे इंडस्ट्री फेसिंग इंक्रीजिंग, इंडस्ट्री जहां मार्जिनल कॉस्ट जो है वो इंक्रीज कर रही है। तो इसका सही ऑप्शन, जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, द सप्लाई द लॉ ऑफ सप्लाई एज्यूम इनपुट प्राइस रिमेन कांस्टेंट। आपने देखा होगा कि जो इनपुट प्राइस है वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, क्योंकि अगर इनपुट कॉस्ट ही अगर वेरिएबल होगी या वेरी करेगी, ठीक है, कम या ज्यादा होगी, देन द लॉ ऑफ सप्लाई माइट नॉट बी एप्लीकेबल। सो इट
if they vary, the direct relationship with price and the quantity supplied can be break. ठीक है, अगर हमारा जो इनपुट प्राइस चेंज होता रहेगा तो प्राइस और क्वांटिटी के बीच में जो हमारा डायरेक्ट रिलेशन है वो एस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। आई होप आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट मोस्ट सप्लाई कर्व, ठीक है, हैव a positive slope, have a negative slope, are horizontal or vertical। ठीक है, अब इसने क्या बोला है, बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट, इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट होने की वजह से जो मेजरली जो स्लोप रहेगी सप्लाई कर्व की, वो किस तरह की स्लोप रहेगी, पॉजिटिव, नेगेटिव, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ठीक है, आई होप आपने इसका आंसर जो है वो नोट डाउन कर लिया होगा। Now let's see the correct explanation. The answer is have a positive slope, right? यही हमने देखा कि there is a positive, but if we talk about law of demand में उल्टा होता है, there is a नेगेटिव स्लोप, राइट। बट यहाँ पे हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ सप्लाई की, तो यहाँ पे आपका जो रहेगा दैट इज अ पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप क्यों रहेगा, ड्यू टू द इंक्रीजिंग मार्जिनल कॉस्ट। नेगेटिव स्लोप जनरली अप्लाई होता है लॉ ऑफ डिमांड में, और हॉरिजॉन्टल रहेगा इन केस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में, और वर्टिकल रहेगा इन केस ऑफ परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई में। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो समझ में आया होगा। नाउ दैट्स ऑल फॉर रिगार्डिंग द क्वेश्चंस। आज के लिए हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आप बने रहें हमारे साथ सो दैट और इसी तरीके के जो एमसीक्यूज हैं रिलेटेड टू डिफरेंट टॉपिक्स हम आपके साथ शेयर करेंगे। टिल द टाइम, हैव अ नाइस डे।